आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी, प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। गीत अहम के सामने शर्त रखती हुई बोली, अगर तुम मार्केट से अपना ब्यूटी प्रोडक्ट हटा लो तो मैं तुम्हारे दादू की सेवा करने के लिए रोज तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ। ये सुनते ही अहम के चेहरे पर आई पल भर की खुशी गायब हो चुकी थी। वह हैरानी से गीत की तरफ देखने लगा। वहीं गीत मुड़ी और बच्चों के साथ वहाँ से चली गई। अहम के सामने एक ऐसी शर्त थी जिसे तोड़ना उसके लिए घाटे का सौदा होता और ना तोड़ना दादू की इच्छा के विरुद्ध जाना होता। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा शून्य में ताकता रहा, फिर अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। वह आंखें मूंदे अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ सोच रहा था कि इसका क्या उपाय निकाला जाए कि तभी ध्रुव ने उसके केबिन में एंटर किया। उसने अहम की तरफ देखते हुए परेशानी भरी आवाज में कहा, अहम, एक प्रॉब्लम हो गई है यार। अहम ने बिना अपनी आँख खोले ही कहा, क्या? हमने मेन रोड से लेकर बस्तियों तक जो ब्यूटी प्रोडक्ट के बैनर लगवाए थे, म्युनिसिपल वालों ने सारे हटवा दिए यार। अहम ने चौंकते हुए कहा, क्यों? तुमने तो होर्डिंग एजेंसी से वो सारी स्पेस खरीद लिए थे ना? हाँ, मैंने इस बारे में होर्डिंग एजेंसी में बात की तो उन्होंने कहा वो बस्तियां अनऑथराइज्ड हैं और सरकार ने वो पूरा लैंड और वहाँ जाने वाला रास्ता किसी बड़े बिल्डर को दे दिया है। वो बिल्डर वहाँ बस्ती को उजाड़कर एक टाउनशिप डेवलप करना चाहता है। वह होर्डिंग एजेंसी की बात नहीं मान रहे हैं, इसीलिए उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अरे यार, मैं यहाँ प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने की तैयारी कर चुका हूँ, लेकिन एक के बाद एक मुसीबत आती ही जा रही है। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया और वह ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, ये बस्ती कहीं होटल एमराल्ड के दूसरी तरफ छोटी छोटी दुकानों के पीछे बसी हुई बस्ती तो नहीं है? ध्रुव सर हिलाते हुए बोला, हाँ वही बस्ती। अहम तुरंत खड़ा हुआ और मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, मैं खुद इस मामले को देख लूंगा। तुम जाओ और प्रोडक्ट की पहली खेप को मार्केट में भेजने की तैयारी करो। ध्रुव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन अहम अपने ऑफिस से निकल गया। उसके दिमाग में एक नया प्लान तैयार हो रहा था। उसकी गाड़ी उसी बस्ती की तरफ बढ़ी जो गीत की ही बस्ती थी। वहीं गीत अभी अभी बच्चों के साथ अपनी बस्ती में पहुंची ही थी कि वहां बुलडोजर और म्युनिसिपल के लोगों को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई। वे लोग बुलडोजर से एक एक कर सबके घर उजाड़ रहे थे। तभी गीत का भाई बिट्टू वहाँ दौड़ता हुआ आया और रोते हुए बोला, दीदी कहाँ थी आप? देखो ना, ये लोग हमारा घर तोड़ रहे हैं। बिट्टू की माँ जूली भी वहाँ आ गई और रोने लगी। गीत बेटा, देखो ना, हमारी मेहनत की सारी कमाई मिट्टी में मिल रही है। बेटा कुछ करो, नहीं तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। कहाँ रहेंगे हम? कहाँ खाएंगे हमारा घर? वहाँ बस्ती के और भी बहुत सारे लोग थे जो अपने घरों को उजड़ते हुए देखकर चीख और चिल्ला रहे थे, लेकिन किसी भी अवसर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गीत वहाँ का माहौल देखकर भावुक हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी उसे एक गाड़ी के पास कुछ इंजीनियर खड़े दिखाई दिए जो गाड़ी के बोनट पर एक बड़े से नक्शे को देखते हुए बस्ती की तरफ कुछ इशारा कर रहे थे। वह उन्हीं लोगों के पास पहुंची और उस नक्शे पर नजर डालती हुई बोली, इसमें बस्ती वालों का कौन सा घर है? सभी इंजीनियर हैरानी से गीत की तरफ देखने लगे। उनमें से एक जगह टाउनशिप बनाने वाले बिल्डर का सेक्रेटरी था। वो गीत की तरफ देखकर बोला, क्या बकवास कर रही है ये लड़की? गीत बोली, तुम लोग हम बस्ती वालों का घर उजाड़ रहे हो तो हमें किसी नई जगह पर बसाने के बारे में भी सोचा ही होगा। हम क्यों सोचे तुम्हारे बारे में? तुम लोग सरकारी जमीन पर रह रहे थे और अब सरकार ने हमें ये जमीन 100 वर्षों के लिए लीज पर दी है। वह गुस्से में सेक्रेटरी की तरफ देखती हुई बोली, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? देख रहे हो उन बच्चों और महिलाओं को, कहाँ रहेंगे वो सब? जवाब में उस सेक्रेटरी ने झिड़की देते हुए कहा, हमने तुम लोगों का ठेका नहीं ले रखा। जहाँ जाना है जाओ, हमारा सर क्यों खा रहे हो? तब गीत धमकी देती हुई बोली, ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो देखो कैसे भागना पड़ेगा तुम लोग को यहाँ से। वह सेक्रेटरी भी आगाह करते हुए बोला, कोई गलत कदम नहीं उठाना, नहीं तो हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। गीत कहाँ सुनने वाली थी। वह अपने लोगों के पास आई। बस्ती वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। गीत अपने लोगों से कहने लगी, देखिए,
ये लोग कह रहे हैं कि ये जमीन सरकार की है और अब सरकार से उन लोगों ने खरीद ली है। सरकार को किसने हक दिया हमारी बस्तियों को उजाड़ने का? क्या हम उनकी जनता नहीं है? क्या हम उन्हें वोट नहीं देते हैं? देते हैं। फिर भी सरकार अपनी मनमानी कर रही है। लेकिन आप लोगों को पता है ना कि क्या करना है? सभी लोगों ने एक साथ कहा, हम सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। गीत फिर बोली, सही कहा। भारत के एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते हमारा हक बनता है कि हम गलत का विरोध करें। हमारा आप सभी से आग्रह है कि सभी लोग बुलडोजर के आगे लेट जाएं। अगर फुटपाथ पर रहकर भूखे प्यासे जान गंवानी है तो उससे अच्छा होगा बुलडोजर से कुचल कर मरना। गीत की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि बस्ती के लोग बुलडोजर के सामने लेट चुके थे। ये देखकर बिल्डर का सेक्रेटरी परेशान हो उठा। उन्होंने अपने साथ आए म्युनिसिपल वालों और पुलिस को उन्हें हटाने का आदेश दे दिया। पुलिस अभी आगे बढ़ी ही थी कि किसी की आवाज सभी के कानों में पड़ी, रुको। सबकी नजर आवाज की दिशा में गई। तभी अहम अपनी गाड़ी के नीचे उतरा। अहम को देखते ही गीत आश्चर्य से बोली, ये यहाँ क्या कर रहा है? अहम उस सेक्रेटरी के पास गया और उनसे बात करने लगा। तभी गीत उसके पास आई और चिल्लाते हुए बोली, तुम क्या करने आए हो यहाँ? कहीं इस टाउनशिप के ओनर भी तुम ही तो नहीं हो? अहम नर्म लहजे में बोला, नहीं, लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे इस प्रोटेस्ट का सरकार पर कोई असर नहीं होगा। ऐसे सैकड़ों प्रोटेस्ट पहले भी हो चुके हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? 0। गीत झिड़की भरे अंदाज में बोली, थैंक यू, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सलाह देने नहीं आया हूँ, बल्कि ये बताने आया हूँ कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी ये बस्ती बच सकती है। गीत हैरान होते हुए बोली, मिस्टर कपूर, क्या ये मजाक का वक्त लग रहा है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम अपनी बस्ती को बचा सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। गीत हैरानी भरी स्वर में बोली, शर्त? कैसी शर्त? अहम बोला, अगर तुम दादू की सेवा के लिए मान जाओ तो मैं तुम्हारी बस्ती को उजड़ने से बचा सकता हूँ। गीत ये सुनकर सन्न रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह कभी बुलडोजर के आगे लेटे हुए बस्ती वालों को देख रही थी तो कभी पुलिस वालों को, जो डंडा लिए तैयार खड़े थे। क्या गीत को अहम की शर्त मंजूर होगी? क्या वह बस्ती वालों के लिए फेयरनेस क्रीम वाली शर्त भूल जाएगी? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अहम की शर्त सुनकर गीत सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह कभी बुलडोजर के आगे लेटे बस्ती वाले लोगों को देख रही थी तो कभी पुलिस वालों को देखे जा रही थी, जो डंडा लिए तैयार खड़े थे और कभी भी लाठीचार्ज कर सकते थे। तभी अहम बोला, सोच कर बताना, जितनी जल्दी सोच सको तुम्हारे बस्ती के लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा। गीत अहम की तरफ गुस्से से देखती हुई बोली, तुम हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो ना? अहम मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, ये बिजनेस है हमारा और मैं बिजनेस में घाटे का सौदा नहीं करता। इतना कह वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसके वहाँ से हटते ही पुलिस वाले बस्ती के लोगों के पास पहुंचकर उन पर डंडे बरसाने लगे। सभी बच्चे, महिलाएं चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। मर्द लोग जो कुछ देर पहले तक बुलडोजर के आगे लेटे हुए थे, पुलिस वाले उन्हें उठा उठाकर गाड़ियों में भरने लगे। गीत भी समझ चुकी थी कि म्युनिसिपल वालों से लड़ाई करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। वह अहम के सामने भी नहीं झुकना चाहती थी, लेकिन बस्ती वालों के दर्द को देखकर आखिरकार उसे झुकना ही पड़ा। अहम अपनी गाड़ी में बैठा था कि गीत उसके पास पहुंची और बोली, मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त, अब बंद करवाओ सब कुछ, मुझसे नहीं देखा जाता अब। अहम मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अभी बंद हो जाएगा, लेकिन तुम्हें कल मेरे घर पर आना होगा दादू की सेवा करने के लिए। गीत झुंझलाती हुई बोली, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अहम ने मुस्कुराते हुए गीत की तरफ देखा, फिर उसी के सामने किसी को कॉल किया और फिर कुछ ही देर में एक कॉल उस सेक्रेटरी को आया। आधे घंटे के अंदर बुलडोजर, सारे इंजीनियर और म्युनिसिपल के लोग वहाँ से चले गए। ये देखकर गीत ने राहत की सांस ली। अहम ने एक नजर गीत की तरफ देखा और कहा, अपनी शर्त भूलना मत।
नहीं तो म्युनिसिपल वाले यहाँ का रास्ता अभी भूले नहीं हैं। गीत ने गुस्से भरी नजर से देखा और फिर बस्ती वालों के पास चली गई। वहीं अहम अपनी जीत की खुशी में मुस्कुराता हुआ वापस अपने ऑफिस के लिए निकल गया। तभी बिट्टू की माँ जूली गीत के पास आई और आश्चर्य से बोली, अभी तुमसे जो बात कर रहा था वो अहम कपूर था ना? कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक? हाँ मासी, वही था। वो यहाँ क्या करने आया था? उसी के कहने पर ये म्युनिसिपल वाले बस्ती को छोड़कर गए। अच्छा, ये बिजनेसमैन लोग इतने बड़े दिल वाले कब से बन गए कि वो सिर्फ हमारी बस्ती बचाने के लिए यहाँ आया था? कहीं ये गीत उनकी बात काटती हुई बोली, नहीं मासी, वो हमसे शर्त लेने आया था। जूली हैरान होती हुई बोली, शर्त? कैसी शर्त? यही कि अगर वो हमारी बस्ती बचाता है तो मैं उसकी दादू की सेवा करूंगी। क्या? और तुमने हाँ कर दी? तुम नौकर बनोगी उसकी? मैं और क्या करती मासी, तुम ही बताओ। हमारी आंखों के सामने हमारा घर उजाड़ा जा रहा था, बच्चे रो रहे थे, क्या करती मैं? मुझे उस समय उसकी शर्त सही लगी। उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन मैं सिर्फ एक शर्त के लिए अपनी बस्ती वाले लोगों को तबाह होते हुए तो नहीं देख सकती थी ना मासी। जूली थोड़ी नर्म होती हुई बोली, नहीं बेटा, तुमने जो किया बस्ती वालों के लिए किया, मैं उसके लिए तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ। लेकिन अहम कपूर अच्छा आदमी नहीं है। ये बिजनेसमैन लोग अच्छे नहीं होते। तुम्हें इन लोगों से संभल कर रहना चाहिए। गीत हैरानी से उसकी तरफ देखती हुई बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हैं मासी? गीत, पता है बेटा, आज तक तुमसे एक बात छुपाती आई हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारा वो बात जानना बहुत जरूरी है। गीत हैरानी से उसकी तरफ देखती हुई बोली, कौन सी बात मासी? यही कि तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। गीत एकदम से चौंकती हुई बोली, क्या? ये आप क्या कह रही हैं मासी? ये सच नहीं हो सकता। यही सच है बेटा, तुम्हारी डैड का मर्डर हुआ था। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अहम और उसके परिवार से दूर रहो। अच्छे लोग नहीं है वो। शर्त ही तो है, कह देना तुम उनकी शर्त पूरी नहीं कर सकती हो। डैड के मर्डर की बात सुनते ही गीत की आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। उसकी आंखों में से आंसू आने लगे थे, लेकिन उन आंसुओं को वह कब का पोंछ चुकी थी और अब उन्हें वापस नहीं आने देना चाहती थी। वह खुद को संभालते हुए बोली, मासी, कौन था वो? किसने किया था हमारे डैड का मर्डर? बेटा, अब उसका नाम जानने से कोई फायदा नहीं है। समझो वह आदमी अब मरे हुए के समान ही है। गीत थोड़ी सख्त आवाज में बोली, मासी, कौन था वो? अहम कपूर का मामा, योगेंद्र। लेकिन अब जानकर कोई फायदा नहीं होगा। वह पागल हो चुका है। लेकिन मुझे जानना है मासी, जिस आदमी ने मेरा पूरा बचपन छीन लिया, मेरे ऊपर मॉम डैड का और बहन का साया छीन लिया, उसके बारे में तो मैं जानना चाहूंगी ना। क्यों किया उसने ऐसा? आखिर क्यों किया था उसने मेरे डैड का मर्डर? हमें नहीं पता बेटा, लेकिन मेरी फीलिंग यही कहती है कि वह सिर्फ एक प्यादा था। वह किसी के इशारों पर काम कर रहा था। अब ये कौन था, तुम्हारे पिता से क्या चाहता था, ये सब हमें नहीं पता। अगर ये कोई बता सके तो वो सिर्फ और सिर्फ योगेंद्र ही है, लेकिन वो भी पागल हो चुका है। गीत दृढ़ निश्चय करते हुए बोली, अगर वो पागल है तो उसे ठीक होना होगा। मैं जान कर रहूंगी कि मेरे डैड का मर्डर आखिर क्यों किया उसने और कौन था उसके पीछे। सब जानना है मुझे मासी, मुझे सब जानना है। जूली डरती हुई बोली, नहीं बेटा, बहुत खतरनाक लोग हैं वो। मैंने तुम्हें इसीलिए बताया ताकि तुम उनसे दूर रह सको। अगर वो तुम्हारे पिता को मार सकते हैं तो तुम्हें भी हानि पहुंचा सकते हैं। वहां मत जाना बेटा। नहीं मासी, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मैंने तो पहले सिर्फ शर्त निभाने के लिए अहम कपूर के घर जाने का सोचा, लेकिन अब मेरा वहां जाना एक मकसद होगा। डैड के मर्डर के पीछे कौन कौन था उसका पता करना। अगर पता लगा भी लिया तो क्या करोगी? तुम उन लोगों से नहीं लड़ सकती। मैं वो करूंगी जो उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बर्बाद कर दूंगी उन्हें। वो गीत का वो रूप देखेंगे जो अब तक किसी ने नहीं देखा होगा। जूली भी अब तक समझ चुकी थी कि उसने सच बताकर गलती कर दी है। अब गीत अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसे समझाने से अब कोई फायदा नहीं है।
क्या गीत अपने पिता के मर्डर का राज पता कर पाएगी? अपना मकसद पूरा करने के लिए गीत आखिर अहम के घर अब क्या करने वाली है? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। अहम ने ऑफिस जाने के लिए घर का दरवाजा खोला ही था कि अचानक से गीत को सामने खड़ा देखकर चौंक गया। पल भर के लिए उसका शरीर डर के मारे सिहर उठा। यूं अचानक से उसने दरवाजे पर किसी को एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए हल्के गुस्से में कहा, क्या करती हो तुम? भूत प्रेत हो क्या? अचानक कहीं भी प्रकट हो जाती हो। गीत बेफिक्र अंदाज में बोली, तुमने ही तो बुलाया था मुझे दादू की सेवा करने के लिए, याद नहीं है? अगर नहीं है तो मैं वापस चली जाती हूँ। दादू अंदर हैं, गेट पर नहीं। बेल तो बजा सकती थी। अगली बार अगर तुम द्वारपाल की तरह पहले से गेट नहीं खोलोगे तो मुझे बेल बजाने का मौका भी मिल जाएगा। अहम उसे घूरते हुए दरवाजे से साइड में खड़ा हो गया और रूखी आवाज में बोला, अंदर आ जाओ। गीत चुपचाप अंदर चली गई। अहम ने अपने घर की नौकरानी को पुकारा, डॉली नीचे आओ। एक करीब 20 साल की लड़की भागती हुई अहम के पास आई और बोली, जी साहब, आपने बुलाया? अहम ने गीत की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये गीत है, दादू की सेवा करने के लिए आई है। इसे दादू के कमरे में ले जाओ और इस घर के सारे रूल समझा देना। घर में इधर उधर टहलना या यहाँ का कोई भी सामान छूना बाहरी लोगों के लिए मना है। गीत घर में इधर उधर ताकती हुई बोली, मुझे इस शमशान घाट में टहलने का कोई शौक भी नहीं है। अहम गुस्से में उसे घूरता हुआ बोला, क्या कहा तुमने? शमशान घाट? हाँ और नहीं तो क्या। एक ढंग का आदमी तो दिखाई नहीं पड़ रहा इतने बड़े घर में, तो इसे शमशान नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? गीत के इस तंज पर अहम गुस्से का घूंट पी कर रह गया। गीत डॉली की तरफ देखते हुए बोली, मैं यहाँ दादू के लिए आई हूँ। दादू का कमरा दिखाओ। कहाँ है? आइए दीदी। कहते हुए डॉली सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। गीत भी उसके पीछे पीछे मुस्कुराते हुए चल दी। वहीं अहम गुस्से में घर से बाहर निकल गया और खुद में बड़बड़ाया, ये लड़की समझती क्या है अपने आप को? दादू के लिए अब तक मैं चुप रहा, लेकिन अब नहीं। इसे भी तो पता चलना चाहिए कि अहम कपूर कौन है। उसी समय उसका मोबाइल बज उठा। उसने रिसीव करते ही कहा, तुम ऑफिस पहुंच जाओ, मैं वहीं आकर फाइल पर सिग्नेचर कर देता हूँ। फिर तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए अहम अपनी गाड़ी में बैठा और ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं गीत को भी दादू का कमरा मिल गया। वह कमरे के अंदर गई तो देखा कि दादू आंख बंद करके लेटे हुए थे। गीत ने उन्हें देखते ही प्यार से कहा, दादू कैसे हैं आप? गीत की आवाज सुनते ही दादू की आंखें खुल गई। वह सामने गीत को देखते ही बोले, गीत बेटा आ गई तुम। लगता है अहम ने तुम्हें मना ही लिया। गीत मुंह बनाती हुई बोली, क्यों? आपको भरोसा नहीं था मुझ पे? वो कौन होता है मुझे मनाने वाला? मैं आपको मना थोड़ी ना करती। दादू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उससे झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा? पता नहीं दादू, आपके पोते को किस बात का एटीट्यूड है। मैं घर में आई तो कहता है कि घर में टहलना नहीं, यहाँ का सामान छूना नहीं। कोई ऐसे बात करता है क्या किसी से? दादू ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। आने दो उसे ऑफिस से, फिर मैं उसकी क्लास लगाता हूँ। वो इतना चिढ़ा क्यों रहता है दादू? ऐसा ही है क्या बचपन से? बचपन से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन समय के साथ उसे लड़कियों से नफरत होने लगी। दादू के मुंह से अनायास ही ऐसा निकल गया। गीत ने आश्चर्य से पूछा, सिर्फ लड़कियों से नफरत? ऐसा क्यों दादू? दादू को अब तक एहसास हो चुका था कि उनके मुंह से ये क्या निकल गया। वो खुद में ही बोले, नहीं, अभी गीत को बताना सही नहीं रहेगा। अगर ये बात अहम खुद बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना सोचते ही उन्होंने तुरंत बात बदलते हुए कहा, पता नहीं बेटा, उसने हमें कभी इस बारे में बताया भी नहीं। गीत ने भी उसके बारे में ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा और बात बदलते हुए बोली, दादू आपने ब्रेकफास्ट किया? दादू ने ना में सर हिला दिया। तब गीत खड़ी होते हुए बोली, मैं अभी आई। वह दादू के कमरे से बाहर निकली और मन ही मन बोली, मैं जिस मकसद से इस घर में आई हूँ, मुझे वो मकसद पूरा करना होगा। सबसे पहले मुझे अहम के मामा योगेंद्र का पता लगाना होगा।
उसके बाद ही मैं आगे कुछ करूंगी। वह किचन की तरफ बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ अहम अपने ऑफिस पहुंच गया था। ध्रुव पहले से ही ऑफिस में मौजूद था। अहम के आते ही उसने कहा, अहम, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, बस तुम्हारी सिग्नेचर की जरूरत है। अच्छा, टेलीकॉम मिनिस्ट्री से बात हुई तुम्हारी? अहम डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करते हुए बोला, नहीं यार, मिनिस्टर साहब कल बिजी थे, आज का समय दिया है उन्होंने, उन्हीं के साथ मीटिंग के लिए जाना है, पता नहीं उनकी क्या डिमांड होगी। ध्रुव बोला, हाँ देख लो, अगर मिनिस्टर के साथ मीटिंग सक्सेसफुल रही तो मैं तुरंत ही सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री ऑफिस में जमा कर दूंगा। अहम सर हिलाता हुआ बोला, लीना कहाँ रह गई अब तक? मीटिंग का टाइम हो रहा है, पता नहीं, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। अहम गुस्सा करते हुए बोला, ऐसे लोगों से सख्त नफरत है मुझे। उसी समय लीना ने ऑफिस में एंटर किया। लीना को देखते ही अहम उस पर भड़कता हुआ बोला, कहाँ थी तुम अब तक? क्या ये टाइम है तुम्हारे ऑफिस आने का? लीना धीमी आवाज में बोली, सॉरी सर, वो मैं ट्रैफिक। अहम तुरंत ही उसकी बात को काटते हुए बोला, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। कल से मेरे ऑफिस पहुंचने पर अगर तुम यहाँ नहीं दिखी तो फिर आगे भी कभी भी इस ऑफिस में नहीं दिखोगी, समझ गई? यस सर। टेलीकॉम मिनिस्ट्री में हमारी मीटिंग है, याद है ना? प्रेजेंटेशन रेडी है, मिनिस्टर साहब को दिखाना होगा। यस सर। तब अहम ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, देखता हूँ मिनिस्टर साहब का क्या रिस्पॉन्स रहता है। अगर उन्होंने हामी भर दी तो हमारी कंपनी एक और नई ऊंचाई छुएगी। टेलीकॉम की दुनिया में भी हम कदम बढ़ा देंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, अहम ने कहा। फिर वह लीना के साथ ऑफिस से नीचे आया और मीटिंग के लिए निकल गया। वहीं गीत दादू का ब्रेकफास्ट लेने किचन में आई थी, लेकिन जब उसे वहां आसपास डॉली नहीं दिखी तो वह मन ही मन बोली, ये सही मौका है, मुझे दूसरे कमरों में जाकर देखना चाहिए, शायद योगेंद्र यहीं कहीं मिल जाए। वह किचन से निकली और तीसरी मंजिल पर चढ़ने लगी। वहाँ सीढ़ी के पास ही एक कमरा था जिसके अंदर लाइट जल रही थी और अंदर कुछ खटपट हो रही थी। गीत बड़बड़ाई, इस कमरे में कौन है? उसने उस कमरे का दरवाजा अभी हल्का सा खोला ही था कि वह सामने देखकर डर गई और एकदम से जमीन पर गिर पड़ी। कौन था उस कमरे में? किसे देखकर गीत डर गई? कहीं वो योगेंद्र ही तो नहीं? क्या अहम की मीटिंग सक्सेसफुल होगी? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।